So good morning everyone. Our today's topic is of conjunctions. हम conjunctions आज start करेंगे. So what are conjunctions basically? If we talk about conjunctions in simple words, तो conjunctions क्या होते हैं? वो शब्द जो दो sentences या दो words को आपस में join करते हैं. We know that. हमने ये बचपन से सीखा हुआ है that conjunctions are those words that join two words or two sentences together. So all these are the different kinds of conjunctions that we have with us. इतना पार्ट आपने शुरू से किया हुआ है एंड यू नो दैट. हमारा मेन फोकस किस पे होगा? एरर्स के ऊपर, कि एरर्स कौन सी होती है कंजंक्शंस के टाइम. Before we proceed to that, let's briefly discuss the types of conjunctions as well. So according to one criteria, we have two types of conjunctions: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. So when we talk about coordinating conjunctions, ये वो conjunctions होती है जो ऐसे दो words या दो sentences को join करे जो आपस में independent है. So basically these conjunctions join two clauses that are independent of each other. ठीक है? So we write they join two such sentences or clauses that are independent of each other. So when we say independent, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, दोनों clauses आपस में depend नहीं करते हैं. हम not depending का मतलब क्या है कि जैसे हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के बिना भी लिखे तो उसका मीनिंग कंप्लीट है. ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट साउंड करेगा अगर हम उसको दूसरे क्लॉज के बिना लिखेंगे. हेलो, हाँ जी मैम. Okay, so we were discussing about coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions वो conjunctions है जो दो clauses, ऐसे दो clauses को जोड़े जो आपस में independent है. उनका आपस में ऐसा relation नहीं है कि एक के बिना दूसरा incomplete होगा, वो आपस में complete है. So for example, if we write this example, shall I erase this? हो गया? Okay. For example, we have these two sentences. We have seen a house, full stop. We have decided to buy it. We have these two sentences. अगर हम इनको join करें, हम ऐसे join कर सकते हैं. We have seen a house and have decided to buy it. Now here we've used the conjunction and.
अब जब हमने एंड कंजंक्शन से इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तब भी मीनिंग सेम है. अगर हम इसको अकेला लिखे, वी हैव सीन अ हाउस, दैट मेक्स सेंस, मीनिंग कंप्लीट है. अगर हम अकेला इसको लिखते हैं एंड हैव डिसाइडेड, सपोज एंड के बाद हम वी ऐड करें, क्योंकि यहाँ तो हमने प्रोनाउन रिपीट नहीं ना किया. अदरवाइज अगर हम लिखे वी हैव डिसाइडेड टू बाय इट, दैट मेक्स सेंस, उसका मीनिंग कंप्लीट है. ऐसा तो नहीं वो इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट हो उनको ज्वाइन करने वाली कंजंक्शंस फिर क्या बनती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनती. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. इसका एक और एग्जांपल लिखो. ही went to see the circus. He went to see the circus, but his sister stayed at home. He went to see the circus, but his sister stayed at home. Now here the conjunction is but. अब दो क्लॉजेस है. He went to see the circus, his sister stayed at home. ऐसा तो नहीं कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है. ये हम अकेला लिख सकते हैं he went to see the circus, और ये भी लिख सकते हैं his sister stayed at home. Both make sense in themselves. ऐसा तो नहीं ना कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है. तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इनको ज्वाइन करने वाली कंजंक्शन हमारी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन but. Is this clear to everyone? See these type जो हम ये टाइप्स कर रहे हैं, दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक, एक जैसे इंट्रोडक्शन करने से हमें थोड़ा आइडिया अच्छी तरह क्लियर हो जाता है कि कंजंक्शंस है क्या. अदरवाइज इनकी टाइप्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगी, किसी फॉर्म में नहीं आएंगी. ठीक, ओके. हाँ जी, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प हो जाती है. Okay, so according to another criteria, we have two more types of conjunctions which are compound and correlative. इतना part erase कर लें. Okay. Compound conjunctions and correlative conjunctions. सो कंपाउंड कंजंक्शंस वो है जो एक से ज्यादा वर्ड की बनी होती है. जैसे हम लिखे प्रोवाइडेड दैट, इकट्ठा आता है प्रोवाइडेड दैट. अब जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है वो पेयर्स में यूज करते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर. तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है जिनमें आइदर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में आएगा और लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस में आएगा. ये जो है ये इकट्ठी आती है. इवन इफ, एज दो, एज इफ, ये सारी क्या है? कंपाउंड कंजंक्शंस के एग्जांपल्स. कोरिलेटिव के नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, सो, as. सो बेसिकली ये दोनों कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं. हाँ, नो सूनर के साथ दैन का पेयर, हार्डली या स्केर्सली के साथ बट का पेयर. सॉरी, वेन का पेयर, बट नहीं वेन. ठीक, हार्डली और स्केर्सली के साथ वेन का पेयर. सो ज्यादा एरर्स कंजंक्शंस के टॉपिक में हमारी पेयर्स की आती है. इनकरेक्ट पेयर यूज किया जाता है, जैसे दो ऑल्दो के साथ बहुत कॉमनली बट यूज किया होता है, जबकि करेक्ट क्या है, क्या यूज करते हैं हम उसके साथ? येट. दो ऑल्दो के साथ येट का पेयर बनता है.
Okay, so with this, the introduction part of this topic is complete. Conjunctions का introduction part complete है. Now we'll start the errors. So write down the heading, errors in the use of conjunctions. Errors in the use of conjunctions. So as I told you, इस topic में, conjunctions के topic में ज़्यादातर errors pairs से related है. Incorrect pairs use किए होते, तो वही हमारा main focus होगा. Write down the first point, the first rule. Make use of though, although, मतलब दो या although, दोनों में से कोई एक, उसके साथ किसका पेयर बनेगा? yet का. Make use of though, although, hyphen yet as a pair. Hyphen yet as a pair. Example, though he is poor, but he is honest. Though he is poor, but he is honest. तो but की जगह क्या आना चाहिए? Yet he is honest. Second point, second rule ये clear है? इसके और examples की तो जरूरत नहीं. Okay, now write down the second rule. Make use of modal should with the conjunction lest. Make use of modal should with the conjunction lest. Full stop. Do not add not while using lest. Do not add not while using lest. जब हम लेस्ट की बात करते हैं, लेस्ट का मतलब ही होता है ताकि ये ना हो, ठीक है? तो इसके साथ नॉट शब्द हम दोबारा ऐड नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट दिस स्टेटमेंट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. नाउ ऑन द सर्फेस इट लुक्स लाइक कि हम कहना चाहते हैं कि वर्क हार्ड ताकि तुम फेल हो सको, लेस्ट यू शुड फेल. तो ये तो मीनिंग ऐसे निकल के आ रहा है, बट लेस्ट का मतलब होता है ताकि ये ना हो. वर्क हार्ड सो दैट यू शुड नॉट फेल, ठीक है? इसके मीनिंग में ही नॉट इंक्लूडेड है, इसलिए हम यहाँ पे शुड नॉट फेल नहीं लिखेंगे, यू शुड फेल लिखेंगे. इज दिस क्लियर? सो इससे पहले राइट डाउन द इनकरेक्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. एंड देन द करेक्ट फॉर्म. जनरली हम शुड ही लगाते हैं अगर हम लेस्ट की बात करें, उसकी जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर आप लगाओगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल, वर्क फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट. अभी लेस्ट यू मे नॉट लिख लो, लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन. Walk fast lest you may not miss the train. Now यहाँ पे may not की जगह क्या लिखेंगे? should. not नहीं लगाएंगे. walk fast lest you should miss the train. walk fast lest you should miss the train. So I hope this rule is clear to everyone. The first two rules are clear to all of you. Okay, now we'll move on to the third rule. The third rule is make use of than with no sooner. Make use of than with no sooner. तो हमने पहले भी लिखा था no sooner के साथ किसका पेयर बनता है? than का पेयर बनता है. इसी के आगे
कंटिन्यू करो लिखना. if the sentence begins with no sooner, we make use of the following structure. First you note down the structure, then I'll explain it to you. Okay, so if your sentence begins with no sooner, तो आप दो स्ट्रक्चर्स में से एक कोई भी यूज कर सकते हो. इन दोनों में से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने. तो जनरली हमारा सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से. ठीक, बट इस केस में जहां पे नो सूनर कंजंक्शन आपकी स्टार्टिंग में आती है, उस सिचुएशन में आपने पहले हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड लगाना है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब. अगर हैड यूज किया है हेल्पिंग वर्ब तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर डिड यूज किया है हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक, उसके बाद आएगा दैन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्ट्रक्चर आपने बाय हार्ट लर्न करना है. ठीक, आपने याद रखना है. और ये हार्डली और स्केर्सली के केस में भी है. नेक्स्ट उसी का पॉइंट है जो हम लिखेंगे. हार्डली या स्केर्सली हो तो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. डिफरेंस हो जाएगा कंजंक्शंस के पेयर का, अदरवाइज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वुड रिमेन द सेम. ठीक, तो ये याद रखना है. नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंगली वर्ब का थर्ड या फर्स्ट फॉर्म. ठीक, ओके. एग्जाम्पल लिखो. नो सूनर द सन रोज No sooner the sun rose, comma, the mist disappeared. No sooner the sun rose, comma, the mist disappeared. So यहाँ पे no sooner से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट ना हैड है ना ही डिड है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया. तो ये कैसे होगा? No sooner had the sun risen, rise, rose, risen, then the mist disappeared. Then the mist disappeared. Is it clear? ये करेक्ट सेंटेंस है. No sooner had the sun risen than the mist disappeared. I haven't written the word disappeared again. You can write it on your own. या अगर हम did के साथ बनाना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? No sooner did the sun rise than the mist disappeared. ठीक है, ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए had या did. अगर आप लिखोगे no sooner the sun did rise तो वो गलत हो जाएगा. ठीक, हाँ जी, इतना पार्ट सभी को क्लियर है? Yes, to all of you. Okay, now write down the next rule, the fourth. Make use of when with hardly or scarcely.
इसके आगे कंटिन्यू करो. इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हार्डली और स्केर्सली, make use of the following structure. अगर हार्डली या स्केर्सली से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो कैपिटल लेटर से ही ऑब्वियसली आएंगे. हार्डली और स्केर्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट जो आपके थर्ड और फोर्थ रूल्स है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एक ना एक सेंटेंस इनसे रिलेटेड, इन दोनों रूल से रिलेटेड एक ना एक सेंटेंस जरूर आता है. ठीक है, सो मेक श्योर ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप बाय हार्ट याद करो. और आपको ये भी याद रहे कि करेक्ट पेयर कौन सा बनता है. नो सूनर के साथ दैन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन. ठीक, इसका एग्जाम्पल लिखो इस स्ट्रक्चर का. हार्डली हैड वी reached the ground, hardly had we reached the ground, then it started raining. Hardly had we reached the ground, then it started raining. Now यहाँ पे क्या गड़बड़ है? hardly के साथ pair wrong use किया, then नहीं, when आना चाहिए. hardly had we reached the ground when it started raining. One more example. अब इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, मतलब हार्डली से ना स्टार्ट करके वी से स्टार्ट करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. वी हैड हार्डली रीच्ड द ग्राउंड. वी हैड हार्डली रीच्ड द ग्राउंड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. When it started raining, मतलब पेयर वही रहेगा. अब इसको आप जब आप हार्डली स्केर्सली से नहीं सेंटेंस स्टार्ट कर रहे, सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप डिड के साथ नहीं बना सकते. आप ऐसे नहीं लिख सकते वी डिड हार्डली रीच द ग्राउंड, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, उसकी सेंस नहीं बनेगी. तो वी हार्डली रीच द ग्राउंड ही ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नेक्स्ट फिफ्थ रूल लिखो. फिफ्थ, मेक यूज ऑफ than with no other. Make use of than with no other. Example, she met no other woman. She met no other woman but her aunt. She met no other woman but her aunt. तो यहाँ पे but नहीं, क्या आएगा? than. She met no other woman than her aunt. Is it clear? And make sure कि than ही यूज करो, then नहीं. हम than लिख रहे हैं ए के साथ, ई वाला then नहीं लिखना है. Okay. Now the sixth rule. Make use of not only hyphen but also as a pair. Make use of not only hyphen but also as a pair. Example, he is not only wise but hardworking. He is not only wise but hardworking. He is not only wise
बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, या बट हार्ड वर्किंग ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं. ही इज नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, या बट हार्ड वर्किंग ऑल्सो. Next, seventh rule. For making a positive comparison, comma, make use of as hyphen as, make use of as hyphen as in a pair, this pair can also be used, for making a negative comparison. This pair can also be used for making a negative comparison. तो as जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंपैरिजंस के लिए, लेकिन so as का पेयर जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली हम नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका. he runs as fast like a deer. He runs as fast like L-I-K-E, a deer, D-E-E-R. लिख लिया? ओके, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है? as fast as a deer. He runs as fast as a deer. Next लिखो, next example. I am not as happy like you are. I am not as happy like you are. Again, as happy as you are. I am not as happy as you are. इसके आगे एक नोट लिखो. make use of positive degree adjectives. Make use of positive degree adjectives or adverbs between as hyphen as or so hyphen as. Between as hyphen as or so hyphen as. तो जहां पे आपने इन दोनों को यूज किया, as so as को, उनके बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कंपैरेटिव में नहीं. as faster as नहीं, as fast as happier as नहीं, as happy as. So got the point कि इन दोनों के बीच में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कभी भी कंपैरेटिव में नहीं आ सकता. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट. Do not make use of not with unless or until, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि unless और until दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं. जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक किया था तब हमने डिस्कस किया था कि unless and until ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, इसीलिए इनके साथ दोबारा से नॉट
नहीं लगाया जाता. क्लियर? एग्जाम्पल, मतलब जिस क्लॉज में अनलेस और अनटिल आएगा उस क्लॉज में नहीं लगाना, दूसरे क्लॉज में आप नॉट लगा सकते हो इफ एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स. क्लियर? एग्जाम्पल, अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, I shall not forgive you. Unless you do not speak the truth, I shall not forgive you. अब यहाँ पे जो अनलेस वाला क्लॉज है हमारा, ये वाला, इसमें नॉट नहीं रिक्वायर्ड. अगर नॉट नहीं रिक्वायर्ड तो डू का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज डू किसको सपोर्ट करने के लिए हमने यूज किया था? नॉट को. क्योंकि ये कौन से टेंस में सेंटेंस है? ये वाला क्लॉज कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो आप क्या यूज करते हो? डू डज, डू या डज, उसके साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंस नेगेटिव नहीं है ये सेंटेंस तो नॉट नहीं लगाएंगे, ना ही डू. नेगेटिव है मतलब उसका जो मीनिंग, जो अनलेस और अनटिल वाला पार्ट है उसके साथ हमने नॉट नहीं लगाना. मीनिंग नेगेटिव ही है बट हमने उसके साथ नहीं लगाना. अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई शैल नॉट फॉरगिव यू. जो हमारा अगला क्लॉज है वो किस में है? सिंपल फ्यूचर. कंडीशनल सेंटेंसेस में तभी आपको कहा था कि जितने भी क्लॉजेस है आपने याद करने हैं. इसमें जो आपका इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है और जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में है. ठीक है, पहला हमारा यही था कंडीशनल सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कि if the if clause is in simple present tense, the main clause is in simple future tense. ठीक? Clear? Okay. Next लिखो. Next example. Wait here until I do not return. Wait here until I do not return. Until वाले क्लॉज में हमने नॉट लगाया है विच इज रॉन्ग. नॉट नहीं लगाना तो डू की भी जरूरत नहीं है. वेट हियर अंटिल आई रिटर्न. अगर होता डू नॉट मूव अंटिल आई डू नॉट रिटर्न तो वो क्या होना था? डू नॉट मूव अंटिल आई रिटर्न. मतलब पहले वाले क्लॉज का नॉट नहीं हटाओगे आप, अंटिल वाले या अनलेस वाले क्लॉज का ही नॉट हटाना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू? ओके. जितने रूल्स अभी तक हमने किए हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड है. तो यहाँ पे जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस वाला पॉइंट दोबारा आया है, सो मेक श्योर आपके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स है टेंसेस के, कंडीशनल सेंटेंसेस के, या आप साइड बाय साइड लर्न करते रहो. बिकॉज जब हम वॉइस और नरेशन करेंगे फिर उनके भी स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, उनका वैसे एक टेक्निक होता है जिससे इजीली याद हो जाते हैं, बट अदरवाइज साइमल्टेनियसली आप साथ साथ याद करते रहा करो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स. दैट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? राइट डाउन द 9th पॉइंट. एंड इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो. and joins two words
or clauses of the same nature and joins two words or clauses of the same nature while but joins but को भी single inverted commas पे but joins clauses of the opposite nature but joins clauses of the opposite nature. So we know that since childhood कि जो and है वो similar nature clauses को join करता है और जो but है वो opposite nature of clauses को join करता है. Example, college life is charming. College life is charming and school life is dull. College life is charming and school life is dull. अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम एक चीज को चार्मिंग कह रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी को डल कह रहे हैं. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, सिमिलर नेचर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग बट स्कूल लाइफ इज डल. इज इट क्लियर? एंड की जगह बट आएगा बिकॉज कॉन्ट्रास्ट है. नेक्स्ट, you are very rich. You are very rich, but you help the poor. But you help the poor, which is a good thing. But you help the poor, poor के बाद comma, which is a good thing. Now यहाँ पे हम कह रहे हैं आप बहुत अमीर हो और आप गरीबों की मदद करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. नाउ यहाँ पे कुछ ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नेचर का नहीं है. इफ ही इज रिच ही कैन शेयर हिज वेल्थ विद द नीडी पर्सन्स. तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लिखेंगे, यू आर वेरी रिच एंड यू हेल्प द पुअर विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, बट की जगह एंड आ जाएगा. क्लियर है ये भी सेंटेंस आप सभी को? ओके, नाउ द 10th रूल. both को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में should be followed by and. should be followed by and को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो. and not by as well as. should be followed by and not by as well as. तो आपने and कंजंक्शन लगानी है both के बाद, as well as नहीं लगानी. ठीक है, एग्जाम्पल, both Mohan as well as Sohan, both Mohan as well as Sohan are lazy. कोई भी दो नेम्स लिख लो. both Ram as well as Shyam are lazy. तो यहाँ पे as well as नहीं आएगा, क्या आएगा, and. both Mohan and Sohan are lazy. both Mohan and Sohan are lazy. Yes, anybody having any doubt so far? इतना क्लियर है सभी को? ओके. 11th रूल. both को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो. both should be immediately used. both should be immediately used before the words for which it has been used. मतलब आपने बोथ शब्द को जिन दो वर्ड्स के लिए यूज किया उनके इमीडिएटली पहले लगाना है. ज्यादा पहले या बाद में नहीं लगाना, इमीडिएटली पहले लगाना. एग्जाम्पल, lions are both found in Asia and Africa.
Lions are both found in Asia and Africa. Now यहाँ पे both किसके लिए यूज किया है? दोनों कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज किया है, लेकिन हम बोथ लगा कहाँ रहे हैं? फाउंड के पहले. तो अगर होता है ना लायंस आर बोथ फाउंड एंड हंटेड फॉर, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बट अगर हम कोई वर्ब और लगाते, फाउंड जैसे कोई और वर्ब लगाते, तो बोथ करेक्ट होता. ठीक है, बोथ फाउंड एंड स्पॉटेड इन ऐसे होता तो वो करेक्ट होता. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ब, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स. तो यहाँ पे आएगा बोथ. लायंस आर फाउंड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका. अगर आप ऐसे लिखते हो लायंस आर फाउंड बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका, वो भी करेक्ट है. ठीक, इनके पहले भी लगा सकते हो और एशिया एंड अफ्रीका इमीडिएटली पहले भी लगा सकते हो. क्लियर? यस टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ द नेक्स्ट रूल, बोथ इज यूज्ड, बोथ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो. Both is used in the positive sense. Both is used in the positive sense. Full stop. If we talk about two persons or things in the negative sense, comma, we make use of neither hyphen nor. We make use of neither hyphen nor. तो अगर आपने दो चीजों के लिए या दो पर्सन्स के लिए पॉजिटिव कुछ कहना है तो बोथ यूज करोगे कि दोनों को ही पता है, दोनों ने ही किया है. और अगर आपने कहना है कि दोनों को ही नहीं पता, दोनों में से किसी को भी नहीं पता, तो आप क्या यूज करोगे? नीदर नॉर. फिर बोथ नहीं यूज करोगे. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम are not cloth merchants. Both Ram and Shyam are not cloth merchants. अब हम कहना चाहते दोनों ही नहीं है, तो बेटर क्या है लिखना? neither Ram nor Shyam is a cloth merchant. हमने डिस्कस किया था प्रोनाउंस के टॉपिक में, neither is what? a distributive. तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसलिए इज अ क्लॉथ मर्चेंट लिखेंगे. नीदर राम नॉर श्याम इज अ क्लॉथ मर्चेंट, और मर्चेंट फिर सिंगुलर हो जाएगा. अगर दोनों होते तो सिंपली बोथ राम एंड श्याम आर क्लॉथ मर्चेंट्स. इज इट क्लियर? ओके. Now the next rule, do not use because को single inverted commas में, and therefore in the same sentence, do not use because and therefore in the same sentence. Full stop. एग्जाम्पल, तो बेसिकली ये रूल का जो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब ये रूल जैसे प्रॉपरली लिखना चाहिए, वो क्या है कि एक कंजंक्शन रीजन बता रही है और दूसरी कंजंक्शन रिजल्ट, वो कोई भी हो, जैसे बिकॉज है या एज है या सिंस है. बिकॉज की जगह कोई और कंजंक्शन जो रीजन बता रही है, और देयरफॉर की जगह कोई और कंजंक्शन जो रिजल्ट बता रहा है, हम इकट्ठे नहीं यूज कर सकते. ठीक है, तो आप इसको लिखो, डू नॉट यूज बिकॉज एंड देयरफॉर टुगेदर इन द सेम सेंटेंस. टुगेदर इन द सेम सेंटेंस. एग्जाम्पल, बिकॉज शी इज डल therefore she cannot pass. Because she is dull therefore she cannot pass.
तो इस सेंटेंस को हम टू वेज में करेक्ट कर सकते हैं, या तो बिकॉज हटा दो या देयरफॉर हटा दो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शी इज डल देयरफॉर शी कैन नॉट पास, या बिकॉज शी इज डल कॉमा शी कैन नॉट पास। ठीक है, दोनों में से एक कंजंक्शन हम हटा देंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके, इसके साथ लिखो, नीचे इसके लिखो, बिफोर वी राइट द अदर रूल, two conjunctions in which one is used, two conjunctions in which one is used for telling the reason, one is used for telling the reason, and the other for stating the result, and the other for stating the result, comma, cannot be used together in the same sentence, cannot be used together in the same sentence। तो दो कंजंक्शंस जिनमें से एक रीजन बता रही है और दूसरा रिजल्ट बता रही है, वो इकट्ठे एक सेंटेंस में हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, एक तो हो गया बिकॉज और देयरफॉर का एग्जांपल, बिकॉज की जगह सिंस होता तो भी देयरफॉर के साथ नहीं लगा सकते थे, एज होता तो भी देयरफॉर के साथ नहीं लगा सकते थे। सिमिलरली देयरफॉर की जगह सो होता तो भी नहीं यूज हो सकता था, दस होता तो भी नहीं यूज हो सकता था। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका भी, since I was not well, comma नहीं लिखो, so I did not go to school, since I was not well, so I did not go to school। तो इसमें भी या तो since हटाओगे या so हटाओगे, तो आप कैसे लिखोगे, since I was not well, comma I did not go to school, या I was not well, so I did not go to school। Since I was not well, comma I did not go to school, या I was not well, so I did not go to school। क्लियर है ये भी? हाँ जी, सभी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो 14th रूल, सपोजिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, सपोजिंग एंड इफ को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो। सपोजिंग एंड इफ should not be used together, supposing and if should not be used together in the same sentence, should not be used together in the same sentence। तो आप ये दो कंजंक्शंस को भी इकट्ठे नहीं यूज कर सकते। हिंदी में तो हम बोलते हैं ना, मान लो अगर ऐसा हो, लेकिन इंग्लिश में हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या कहते हैं, सपोजिंग दिस हैपेंस या इफ दिस हैपेंस। ठीक, एग्जाम्पल, supposing if you miss the train, supposing if you miss the train, comma, where will you go, where will you go, question mark। तो यहां पे क्या होना चाहिए, या supposing या if। supposing you miss the train, where will you go, या if you miss the train, where will you go। supposing you miss the train, where will you go,
या if you miss the train, where will you go? नेक्स्ट 15th रूल. हाँ जी, ये सिंपल था, क्लियर है. तो इसके रूल्स बेसिकली पेयर्स के हैं, इसलिए ज्यादातर सिंपल है, ज्यादा उनमें कंफ्यूजन नहीं है. सिर्फ नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली में स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज और अनलेस और अनटिल में नॉट नहीं लगाना. ठीक, अदरवाइज बाकी सारे रूल सिंपल. नेक्स्ट लिखो 15th रूल. डू नॉट यूज when सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, and then do not use when and then को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, together in the same sentence. तो हिंदी में तो हम कहते हैं ना, जब तुम यहाँ आओगे तब हम वहां पर चलेंगे, जब और तब इकट्ठा आया. लेकिन इंग्लिश में when और then इकट्ठा हम नहीं यूज करते एक सेंटेंस में, ईदर ऑफ द टू. एग्जाम्पल, when you visit Delhi, comma, then you should go to his house. कॉमा रहने दो. when you visit Delhi, then you should go to his house. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? when you visit Delhi, comma, you should visit his house. when you visit Delhi, comma, you should visit his house. अब हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि you visit Delhi, then you should visit his house. वो थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा जब हम ऐसे स्टार्ट करें, यू विजिट दिल्ली देन यू शुड विजिट हिज हाउस या देन यू शुड गो टू हिज हाउस. वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. पहले तो हमने कहा ना कि बिकॉज या देयरफॉर है तो दोनों में से एक हटा दो, सपोजिंग और इफ में से एक हटा दो, व्हेन और देन में से तकरीबन हम देन ही हटाते हैं, व्हेन को रखते हैं. ठीक, व्हेन यू विजिट दिल्ली, कॉमा, यू शुड विजिट हिज हाउस. ठीक, क्लियर है ये. इसमें आप देन को रख के वेन को नहीं हटा सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में. अगर देन रखना है तो फिर इफ लगाना पड़ेगा. इफ यू विजिट दिल्ली देन यू शुड गो टू हिज हाउस. क्लियर? यस, दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट द 16th रूल. make use of POO2 hyphen TO2 as a pair. Make use of 2 hyphen 2 as a pair. तो एक 2 जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और दूसरा जो है वो रिजल्ट बता रहा है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, I am too tired to walk any further. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि कैसे 2 और 2 पेयर में यूज होते हैं. I am too tired to walk any further. तो यहाँ पे too tired is what, an adjective, और 2 उसकी क्या बता रहा है? डिग्री. कितना टायर्ड? इतना टायर्ड कि आगे नहीं चल सकता. तो बेसिकली ये जो टू वॉक है ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गया. वॉक इज अ वर्ब, टू उसके साथ मिलके इन्फिनेटिव वर्ब का काम करे, टू वॉक एनी फर्दर. अगर मैं ये लिखूं आई एम सो टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर, वो गलत होगा. I am so tired to walk any further, that would be wrong. इन्फिनेटिव्स को मॉडिफाई, सिंस वो वर्ब्स है तो उनको मॉडिफाइड वर्ब्स ही करें, क्योंकि वो आई के लिए यूज किया, टायर्ड इसलिए एडजेक्टिव, प्रोनाउन के लिए यूज किया ना तभी एडजेक्टिव. यस, दिस सेंटेंस इज क्लियर टू एवरीवन. ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. मतलब आप सो के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक,
फिर टू के बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसके साथ सेकेंड या थर्ड नहीं लगा सकते। इसको अगर आप सो के साथ लिखना चाहो, जैसे हमने सो टायर्ड लिखा ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट वॉक एनी फर्दर। ठीक। सो के साथ एज का पेयर कब बनता है और सो के साथ दैट का पेयर कब बनता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो के साथ एज का पेयर कब बनेगा, जब आपने नेगेटिव कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो के साथ दैट का पेयर कहाँ बनना है, जहां पे एक जगह आप डिग्री बता रहे हो एडजेक्टिव या एडवर्ब की, और दूसरी जगह आप रिजल्ट बता रहे हो। तो इसके साथ नीचे ब्रैकेट्स में लिखो, so hyphen that are used in a pair when so is used as adverb of degree and that is used to show the result. रिजल्ट या इफेक्ट। सो दैट इकट्ठा जो होता है वो अलग है, वो पर्पस बताने के लिए होता है। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन गेट गुड ग्रेड्स, तो वहां पे सो दैट इकट्ठा आ रहा है, वो डिफरेंट है। ये सो और दैट अलग अलग आ रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में सो आ रहा है, दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में दैट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, सो और एज का डिफरेंस, सो और दैट का डिफरेंस। क्लियर है, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटेंस में सो दैट की जगह सो एज यूज किया होता है, एंड वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। तभी मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस कर रही हूँ कि सो और एज का पेयर कहाँ पे यूज करना है, नेगेटिव कंपैरिजन में। सो और दैट का पेयर कहाँ यूज करना है, जहाँ पे एक जगह आप डिग्री दे रहे हो और दूसरी तरफ उसका इफेक्ट बता रहे हो। क्लियर? So I hope this rule is clear to everyone. Okay, next लिखो, if anything negative is said for more than two persons, comma, make use of none. तो ये बेसिकली पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। ये जो रूल है ये पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का, बिकॉज हमारे जितने भी टॉपिक्स है वो कलेक्टिवली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है, तो कई बार हम कोई रूल किसी और टॉपिक में भी लिख लेते हैं इन केस उसमें मिस हो गया हो। एग्जाम्पल, neither of his four sons looked after him. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, none of his four sons looked after him. Next example, either of the students of your class has done this mischief.
either of the students of your class has done this mischief. अब हम कहना चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक ने करा है, तो बेटर क्या है लिखना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. ईदर ऑफ द टू होता तो वो करेक्ट था, ईदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स वो करेक्ट था, बट ईदर ऑफ सभी में से नहीं हो सकता. ठीक, तो हम लिखेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्चीफ. Okay, so we'll wind up the topic here only. Rest of it we'll continue in our next class. ठीक है, अभी इसके कुछ रूल्स हमारे रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप जितना पार्ट हमने आज कवर किया है वो सभी को क्लियर है. ओके, सो इसमें बेसिकली आपके पेयर्स है कंजंक्शंस के, उनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है कि कौन सी कंजंक्शन के साथ दूसरा कौन सी कंजंक्शन का पेयर बनता है. ठीक है, जो हार्डली स्केर्सली और नो सूनर दैन वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका एक तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, टेंसेस का भी उनमें स्ट्रक्चर आ जाता है, प्लस कंजंक्शंस का भी है पेयर. तो इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट्स देखे जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स बनते हैं. ठीक, ओके, सो वील एंड हियर.